देखो बोअर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बोअर्स एटॉमिक मॉडल में बोअर्स ने अपने इसमें 2-3 पोस्टुलेट दिए, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे इसके पहले तुमने क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, और रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि रदर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्टेन फिक्स ऑर्बिट। तो एक क्वेश्चन है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोई भी चीज़ वर्क कर रही है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसकी डिक्रीज होनी चाहिए। तो उसकी एनर्जी रेडिएशन के पीछे रीजन नहीं दे पाए थे, तो उन्हीं का स्टूडेंट था तुम्हारा बोअर्स, ठीक है। तो उसने कुछ पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट का मतलब आप सोच सकते हो ऐसा ऐसा फॉलो करते हैं, ये एज्यूम्ड थिंग है। क्यों, क्योंकि तब तक साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी कि एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देख सके, लेकिन उसके भी बिहाफ पे उसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करा, ठीक है। पहला पॉइंट नोट करो, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, पहला पोस्टुलेट इसका, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, electron revolve around the nucleus in certain circular orbit. Nucleus in certain circular ऑर्बिट। देखो पहला ये क्या कह रहा है, देखो तुम्हारा ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। ये बात उन्होंने पहली बात यही कही, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर इनसे पूछा गया कि वे ऑर्बिट कौन कौन से होंगे। भाई क्या इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहा है, कुछ भी रेडियस बना के कर रहा है, तो कहा गया नहीं ऐसा नहीं है। बोअर्स ने फिर अपना दूसरा पोस्टुलेट बताया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। साथ में दूसरे पोस्टुलेट में बोअर्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम समृद्धि। इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व only those orbit having orbital angular momentum। तो पहले तो ये जान लो कि orbital angular momentum होता क्या है। तो देखो LVR, इसको L बोलते हैं। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जब कोई भी पार्टिकल कैसे रिवॉल्व करे, सर्कुलर पाथ में, तो उसके पास जो सर्कुलर पाथ होने के लिए जो मोमेंटम है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और क्योंकि ये फिक्स सर्टेन, ठीक है, ये कोई फिक्स सर्टेन पाथ में क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, पाथ 5 ऐसे करके मल्टीपल क्या होंगे, पाथ होंगे। जब मल्टीपल पाथ होंगे तो उनकी न्यूक्लियस से कुछ क्या होगी, सर्टेन फिक्स डिस्टेंस होगी। ठीक, सबकी क्या होगी डिस्टेंस, और हर एक पाथ पे वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। हर एक पाथ में वेलोसिटी कैसी है, क्योंकि अलग अलग। तो इन्होंने दूसरा पाथ कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा जिनकी ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने कहा कि वो mvr, तो यहाँ पे वेलोसिटी nth ऑर्बिट और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर से है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए n टाइम्स ऑफ h/2π। अब यहाँ पे h क्या है, वही तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख देते हैं यहाँ पे mv। vn क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, ठीक है, इन विच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। rn क्या है, रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट।
ठीक जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको Rn बोल देंगे। अब यहाँ पे n क्या है, n कोई इंटीजर हो सकता है, तो n क्या हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे लिख के इनफिनिट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि n की वैल्यू 0 ले लें? तो भाई साहब अगर n की वैल्यू 0 लोगे इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, एटम के सेंटर पे, न्यूक्लियस पे, वो तो खत्म हो गया। क्या हाँ हाँ वो तो ऑर्बिट हो गया सर्कुलर पाथ। हम कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या कुछ 0 ऑर्बिट होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 0 ले लेंगे 1 2 3 4 5। हाँ नहीं 0 नहीं आएंगे, क्योंकि 0 पे आएंगे तो एटम क्या हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी एटम की जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इसी बात पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं आता है। ऐसा लोगों का मानना था कि अगर हम लोग रदरफोर्ड की थ्योरी लेके चले तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ आ जाना चाहिए था, न्यूक्लियस पे। ऐसा होता नहीं, तो इसी बात को तो एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स ने थ्योरी दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन डेफिनेट पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो फिर लोगों ने पूछ लिया कि डेफिनेट पाथ क्या होंगे, तो उन्होंने कहा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, n टाइम्स ऑफ h/2 पाई। ठीक, ये दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा कि क्या सर इसी में ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा क्या? तो लोगों ने पूछ लिया भैया ये इलेक्ट्रॉन तो अपना ऑर्बिट छोड़ के निकल भी जाता है। तो दो सिचुएशन होती हैं, एक होता है इमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। इसी के बिहाफ पे हम लोग पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी के बिहाफ पे क्या पढ़ेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम और एक पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। जैसा कि एब्जॉर्प्शन वर्ड से क्लियर है कि अगर कोई एनर्जी को इनटेक करता है, एनर्जी को लेता है, अगर मैं कहीं से एनर्जी को एब्जॉर्ब करूं तो मैं हायर ऑक्सीडेशन मतलब हायर स्टेट पे जाऊंगा। वही अगर मैं एनर्जी रिलीज करूं तो मैं कहाँ पे आऊंगा, नीचे आऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और एक तुम्हारा कौन सा है, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक एब्जॉर्प्शन और एक इमिशन। हाँ बोले, आर इज रेडियस ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है, आर। क्योंकि सबसे पहला बेसिक रिलेशन क्या है इनका कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर पाथ सर्कुलर है तो रेडियस तो होनी ही है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर ये कह रहे हैं तीसरे में कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना तो ये एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना तो रिलीज करेगा। लेकिन अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करता है तो सर्टेन मतलब अमाउंट में ही एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा। तो पूछा गया कि वो सर्टेन अमाउंट कितना है। भाई ये क्या कह रहे हैं कि अगर एटम एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करेगा तो कितनी करेगा, तो इन्होंने कहा सर्टेन फिक्स अमाउंट में करेगा। तो फिक्स अमाउंट कितना होगा, तो भाई साहब वो फिक्स अमाउंट इतना होगा कि इलेक्ट्रॉन मान लो कि अभी तुम्हारा ये इस ऑर्बिट में है, मान लो कि इसने कहीं से एनर्जी को क्या करा, एब्जॉर्ब करा। इसने एनर्जी को क्या करा, एब्जॉर्ब। तो जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा, तो हो सकता है तीसरे में जाए, चौथे ऑर्बिट में जाए और पांचवें ऑर्बिट में जाए। ठीक है, या इनफिनाइट तक निकल भी जा सकता है। ठीक, तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो मान लो कि हमने कह दिया साहब ये पहले था E2 पे। E2 का मतलब यहाँ पे है सेकेंड ऑर्बिट से। E2 का मतलब किससे है, सेकेंड ऑर्बिट में। साहब इसने क्या करा, एनर्जी एब्जॉर्ब करा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करा, तो हमने कह दिया इसने डेल्टा E एनर्जी एब्जॉर्ब करा। इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करा, डेल्टा E। समझ गए कौन, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, डेल्टा E। ठीक है, अब डेल्टा E एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। मान लो कि इसके बाद ये थर्ड ऑर्बिट में जाता है तो हम बोल देंगे E3। तो अगर ऐसा कहें हम कि E3 माइनस E2 करें और कह लें कि एनर्जी चाहिए 5 जूल, हम मान लेते हैं कि तीसरे ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच की जो एनर्जी गैप है, जैसे आपका ये क्या हो गया, सेंटर पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ये जो गैप है इस गैप को हमने कह दिया 5 जूल। ठीक, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी लूं 4.9 जूल की, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, सर्टेन अमाउंट में ही एनर्जी चाहिए। मतलब अगर मैं इसको 5 जूल एनर्जी दे रहा हूं तब भी वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो मान लो कि E3 माइनस E2 बराबर कितना है, 5 जूल। इसका मतलब हमने एनर्जी को प्रोवाइड करी डेल्टा E, तो जिसके बराबर हो गई।
हाँ हाँ, अभी तो पहले थ्योरी तो पढ़ रहे थे, कंक्लूजन में आते हैं। ठीक ठीक बता, उसको वो भी बताएं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन, सुन ले, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उन ऑर्बिट्स के बीच में कुछ एनर्जी का क्या होगा, डिफरेंस। कुछ एनर्जी का क्या होगा, डिफरेंस। दो घटनाएं हैं, एक तो है कि एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करे, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ पे आएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो जब फाइनल वाले से इनिशियल वाले ऑर्बिट के एनर्जी का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। एब्जॉर्प्शन केस में डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आनी है, पॉजिटिव, और इनिशियल के केस में डेल्टा आई की वैल्यू कैसी आनी है, नेगेटिव। याद रहेगा। तो मान लो कि डेल्टा ई बराबर क्या होगा, ई एफ माइनस ई आई, और जो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स के बीच की एनर्जी का डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जा रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसको ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरी चीज, ये क्या हो गया, पहली बात। दूसरी चीज, डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो सकती है, ई एफ माइनस ई आई। लेकिन इस केस में अगर डेल्टा ई ऐसा है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन किसी आउटर ऑर्बिट में है और वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके कहाँ आ रहा है, लोअर ऑर्बिट में। जब लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और एनर्जी कम होगी तो एनर्जी रिलीज करेगा ना। जैसे देखो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो तुम लोग, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एनर्जी किसी रिएक्शन में क्या होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। बट एनर्जी डिफरेंस डेल्टा एच एंथैल्पी फैक्टर पढ़ते हो ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। जब कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, वहीं पे जब कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है आसपास, उसको कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कैसा होगा, नेगेटिव, और जब नीचे से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दो बातें। तो इस केस में क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इस केस में क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, तुमने भी क्लास लेवल में पढ़ा है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा सर्कुलर पाथ करता है, कैसे पाथ में ट्रेवल करता है, सर्कुलर पाथ में। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, ये भी तो है मामला कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा आगे बढ़ रहा है इसी में, ठीक है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है तुम्हारा जो एनर्जी डिफरेंस है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई। और तुमने प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी, प्लैंक्स को पढ़ा ना, मैक्स प्लैंक्स को इसके पहले पढ़ा, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, जो डेल्टा ई है, ये जो एनर्जी हमने बोला ना, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन। फोटॉन में कैसे नेचर कि बंडल ऑफ एनर्जी है ना, फोटॉन। फोटॉन क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी। तो वहां हमने पढ़ा था कि एनर्जी बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू। तो यहाँ पे जो डेल्टा ई है, इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, एच न्यू रख सकते हैं, जो कि ई एफ माइनस ई आई के बराबर होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी को लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा, बात क्या है, किस फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब या फिर इमिट करेगा। तो न्यू की वैल्यू हो जाएगी ए एफ माइनस ई आई अपॉन एच। ये हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं कि बोर्स का मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है, अब बोर्स का एक ड्रॉबैक हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोर्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही वैलिडेट करता है। और जब हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि उस एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलेंगे, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, पहले इतना नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ो। देखो अब लिखो, ये डालो, बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। बोहर्स थ्योरी
फॉर हाइड्रोजन एटम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। अब सबसे बड़ी दुर्घटना तो यही है, समस्या यही है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व ही क्यों कर रहा है। ठीक है, हाँ बोले। तो कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्यों रिवॉल्व कर रहा है? तो मैं मैग्नेटिज्म पे कहानी याद कराता हूँ थोड़ी सी। मैग्नेटिज्म में क्या था कि एक मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जाता था। मैग्नेटिज्म वाली कहानी याद करो। मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता था तो मूविंग चार्ज है तो उसके पास तो चार्ज तो है ही, मूविंग है मतलब कुछ वेलोसिटी है, और उसको परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भेजते थे तो चार्ज पे फोर्स कितना लगता था, QEB। और हमने देखा था कि चार्ज हमारा कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में। तो हमने क्या करा था वहां पे कि जो सर्कुलर फोर्स लग रहा है चार्ज पे QEB, हमने उसको इक्वेट कर दिया था उस वाले चैप्टर में किससे, mv²/r से। किससे इक्वेट करा था रक्षा, QVB को हमने कह दिया था mv²/r। मतलब अगर सर्कुलर पाथ में आप रिवॉल्व कर रहे हो तो आपको नेसेसरीली कुछ अमाउंट में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो अगर आप ध्यान से समझे बात को, तो कोई एक एटम होगा, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे, Z। कितने प्रोटॉन होंगे, Z। और E क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास में तो बड़ा डिफरेंस है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। ठीक है, जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड है। इसका इतना ही मतलब है कि जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम में He+ ले ले, मतलब हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक इलेक्ट्रॉन रखे तो बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल है। लिथियम में Li+2 कर दे। जैसे हाइड्रोजन में वो क्या होता है, न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम में क्या है, न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बट हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, लिथियम आता है। लिथियम के दूसरे ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकाल दो, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा उसके पास, 1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं ना, मास नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जेड का यूज करेंगे। अब मान लेंगे कि इससे r रेडियस पे, कितनी रेडियस पे, r रेडियस पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रखा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है। जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था इसमें 12th का, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स। उसमें हमने ये देखा था कि जैसे मास को अगर स्पीड ऑफ लाइट की बराबर क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, या मास को मोशन में लाते हैं, ठीक है, तो मास को मोशन में लाने से उस पर कुछ चेंजेस होते थे, बट चार्ज को मोशन में लाने पर उस पर कोई चेंज नहीं होता है। चार्ज फिक्स रहता है, आप उसको कितनी भी वेलोसिटी दे दो। ठीक, 2 पॉइंट उसकी में चार्ज के अमाउंट में कोई चेंज नहीं करता। जैसे आइंस्टीन ने क्या कहा, हाँ मूव कर रहा है, लेकिन चार्ज के मूव करने से अगर 1 कूलम चार्ज को स्पीड ऑफ लाइट से भेजेंगे तब भी वो 1 कूलम रहेगा, लेकिन अगर मास को भेजेंगे तो मास क्या हो जाएगा, मान लो 1 kg भेजा मास में स्पीड ऑफ लाइट से, तो मास कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक सी रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ से r रेडियस पे, कितनी डिस्टेंस पे, r रेडियस पे, ठीक है, कितनी रेडियस पे, r रेडियस पे कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स कितना होता है, 2 चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होता है, फोर्सेस बिटवीन 2 चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट J3 किसका चार्ज है, इसको मान लेते हैं Q1, और दूसरा चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन पे, E कितना है, E, और डिवाइड में किसी डिस्टेंस कितनी है, R, और डिस्टेंस से क्या होता था, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो कैसा है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, फिर एक फिक्स पाथ है, जैसे हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया, हाँ नहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट में,
मान लो कि पहले से ये ऑर्बिट है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन इसी में क्या कर रहा है, बस चक्कर काट रहा है। हाँ वो तुमको लगेगा ऐसा, रेडियस तो फिक्स होती है ना सेंटर पर, तो रेडियस फिक्स रहती है। रेडियस का सेंस क्या है कि सेंटर से लोकस ऑफ पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहे, फिक्स। मतलब आप चाहे ये डिस्टेंस देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, सारी डिस्टेंस क्या रहे, फिक्स। रेडियस नहीं रिवॉल्व कर रही, ठीक है। ये बात रेडियस नहीं चेंज कर रही है, रेडियस फिक्स है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन लेकिन इनके पीछे डिस्टेंस में सब फिक्स रह रही है ना, तो कितना फोर्स लग रहा है रक्षा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE इज टाइम्स ऑफ P और डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये जो फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ तो जैसे वहां पे मैग्नेटिज्म वाले में ये तुम्हारा QVB किसकी तरह पे काम करता था, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, बोलो बेटा क्या नाम था, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कोई फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है ना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो वो फोर्स किधर लगाती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट सर्किल, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए। जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी और सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नहीं कॉन्सेप्ट खाली इतना लग रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे यहाँ पे कौन है, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ठीक है समृद्धि, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये किसका काम करेगा, एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। बट साहब सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, ये होता है mv²/r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो अब ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, mv²/r। बट यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स में कौन है, ये वाला फोर्स। तो हम क्यों ना ऐसा करें, mv²/r को बराबर रख दें ZP²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हमने क्या करा, दोनों चीजों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से कौन एक्ट कर रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों क्या करा, इक्वेट। पहले इतना नोट करो जल्दी से। हाँ देखो फिर अलग बनाई, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाई, फिर हमने क्या बनाया, सेंट्रीपिटल। अब इक्वेट कर दिया, नोट करो, मेंशन करो। ऐसे नोट करो उसको, हो गया। चलो देखो हटा दूंगा, जल्दी इसको नोट करो। देखो अच्छा, तो ये तुम्हारा जो mv²/r है तो किसके बराबर है, ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के। देखो एक r से एक r हटा, एक r से एक r हमने क्या करा, रिप्लेस करा। तो जब एक r से एक r रिप्लेस करा, तो यहाँ से r को इधर डिवाइड करेगा, ये r में डिवाइड करेगा, तो जब r एक इधर जाएगा तो कैसा जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। और ZP²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। लेकिन अभी भी इसमें वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, वेरिएबल, ठीक है, वेलोसिटी क्या वेरिएबल। तो तुमको याद होगा पहला या दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट हैविंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज हमने पढ़ा था कि mvr इसके बराबर होगा n टाइम्स ऑफ h/2 पाई, इसके बराबर होगा
n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, n क्या था, कोई पॉजिटिव इंटीजर था, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यहां से r की वैल्यू क्या है, या यहां से कह ले, बोलो भाई, यहां से r को रिप्लेस कर सकते हैं नहीं? तो देखो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई mv, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगी ना, वो वेलोसिटी भी है। तो r को रिप्लेस करो आप लोग n टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई mv z e स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। तो देखो इधर भी mv है, ठीक है, और इधर भी क्या, एक वेलोसिटी से वेलोसिटी और मास से मास गया, वेलोसिटी से वेलोसिटी और मास से मास। तो देखो यहाँ पे v की वैल्यू इधर डिवाइड पे इधर कहाँ चला आएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक वेलोसिटी दे सकते n इधर आ गया तुम्हारा डिवाइड में, ठीक है, h भी आ गया डिवाइड में, और 2 पाई कितना रहेगा ऊपर, देखो पाई से पाई 2 2 4, तो ये बचा तुम्हारा जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, और ये बचा n। ठीक, ये क्या है तुम्हारा वेलोसिटी, इसका रिजल्ट आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब ये किस चीज की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे जो n है वो क्या बता रहा है, ऑर्बिट बता रहा है, क्या बता रहा है, ऑर्बिट। तो यहाँ पे देखोगे तो z क्या है, फिक्स वैल्यू है, z कैसी वैल्यू है, फिक्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसा है, फिक्स। हाँ, z मतलब कि z हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 1, हीलियम के लिए कितना हो जाएगा 2, लिथियम के लिए कितना हो जाएगा 3। तो z की वैल्यू क्या करेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है, लेकिन कौन नहीं चेंज होगा, e स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट h, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी साइज निकल जाएंगे कांस्टेंट, और बचेगा क्या, z अपॉन n। तो मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ऑर्बिट के। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, जहाँ पे क्या n क्या है, ऑर्बिट। इसका मतलब अगर कोई चार्ज जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर कोई चार्ज क्या कर रहा है, रिवॉल्व करेगा, तो जो रिवॉल्विंग चार्ज है जैसे जैसे ऊपर के ऑर्बिट्स में जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज। तो तुमने पहला रिलेशन किसके लिए निकाल दिया, वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब जहां पे जो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट में क्या आएगा, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट करके बताना। अब अगर तुमको ये वैल्यू मिल गई वेलोसिटी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो अगर तुम्हें वेलोसिटी का फार्मूला ये मिल गया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ v स्क्वायर। तो 1/2 m v की जगह देखो क्या रिप्लेस करोगे, z e स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h और n। हाँ बेटा, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा है, कुछ और मतलब है ना, फिर बात फाइनली लिख लेंगे, लेकिन अभी हम नहीं लिख, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या लगा है, होल स्क्वायर, ठीक। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक, नोट कर लो इसको। इससे क्या मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
देखो हमने क्या निकाला, फिर समझ लेते हैं बात फिर से कि mv स्क्वायर अपॉन r इसके बराबर आया था जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पहली बात जो हमें पता चली, दूसरे में पता था कि जो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है वह ns अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। अब एक काम ऐसा करते हैं, ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी mv स्क्वायर सॉरी mvr एन टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई, इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करो तो क्या मिलेगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। ठीक है, इससे इस वाले में इसको क्या कर लो, डिवाइड करके चले लो या इसी को भी डिवाइड कर दो। ठीक, तो जब तुम डिवाइड करोगे तो इसके डिवाइड में रख देते हैं mv स्क्वायर अपॉन r और इधर रख देंगे जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसे कर दो। अब यहाँ से रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, nth ऑर्बिट कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, क्या कोई वेलोसिटी का टर्म पड़ा नहीं ना। देखो ये वाला मास इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला r स्क्वायर और ये वाला r स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड का डिवाइड कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। फिर देखो क्या लिखा है 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पाई। एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे है, डिवाइड में, कहाँ से जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। फिर नीचे क्या बचेगा इसके जेड ई स्क्वायर, क्या बच रहा है जेड ई स्क्वायर। ऊपर में और कौन बच रहा है n स्क्वायर, इधर क्या बच रहा है एक मास बच रहा है और ये रेडियस डिवाइड में ना, तो कहाँ से जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से फर्दर जो r की वैल्यू है, देखो कुछ छूट तो नहीं रहा है काटे मिटने में। हाँ, हमारा एक पाई बच गया था, ये पाई रहेगा, पाई बचा था ना, ये पाई रहेगा। तो यहाँ से r की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाई e स्क्वायर पाई, ये m इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। वैरी क्या कर सकता है तुम्हारा, n वैरी कर सकता है और z वैरी कर सकता है। कौन वैरी कर सकता है, n वैरी कर सकता है और z वैरी कर सकता है। तो यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट फिक्स होता है, h प्लस कांस्टेंट फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए लिख लें r इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ n स्क्वायर अपॉन z। तो यहाँ से हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं आपकी बात कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगी, वो भी स्क्वायर को फॉलो करेगी। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को तरफ खींचेगी ना, रेडियस चेंज करेगी ना, इसलिए इनवर्स का रिलेशन आया। फिर इसमें एक बात और बच रही है कि ये जो कांस्टेंट है k, इसको हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m e स्क्वायर पाई। अब ऐसा सोचो ना कि n की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1। फिर तुम्हारा z एटॉमिक नंबर मान लो हाइड्रोजन को ले लिया, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, तो 1/1 कितना होगा 1 बचेगा। मतलब कि अगर इसमें मैंने n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 रखी तो बचेगा क्या हमारे पास एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाय m की स्क्वायर पाई। इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बोहर्स रेडियस। क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस। ये रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज द बोहर्स रेडियस। और इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉन, या इसी को लिख सकते हो 53 pm
पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर का मतलब क्या है 10⁻12 मीटर। एक टर्म दोबारा एंगस्ट्रॉम है और दूसरा क्या है पिकोमीटर। इसको बोलते हैं हम लोग क्वार्ट्स रेडियस। नोट कर दो, इतनी क्वांटिटी को बोलते हैं क्वार्ट्स रेडियस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्वार्ट्स रेडियस। अब वेलोसिटी निकाल लिया, क्वार्ट्स रेडियस निकाल लिया। जब mv² वो सॉल्व करोगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव है, क्यों मास फिक्स है, वेलोसिटी स्क्वायर करेंगे कैसा है पॉजिटिव है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी आपस में क्या करती है रिलेट करती है। बट जो पोटेंशियल एनर्जी इसको निकालोगे वो कैसी आएगी नेगेटिव, क्योंकि देखो एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज कैसा है नेगेटिव। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाइंडिंग सिस्टम में है ना, तो जब भी दो सिस्टम एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते हैं ना तो उसको बाइंडिंग नेचर बोलते हैं। और जब भी फोर्स का नेचर नेगेटिव हो ना तो क्या होता है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी बोले, जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है ना तो हम उसको बोलते हैं बाइंडिंग सिस्टम। ठीक है, तो -10⁻⁻² डिवाइड बाई आर और वो के की वैल्यू जो कि 1/4πε0 होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। फिर काइनेटिक एनर्जी, हम दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो को क्या बोलेंगे टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी किसी आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा कैसी रहती है कांस्टेंट। कैसे रहती है कांस्टेंट। हमने देखा था ना कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या था हाइयर ऑर्बिट पे जा रहा था तो वेलोसिटी क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी। और लोअर ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या है ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जब हाइयर ऑर्बिट में जाएगी तो क्या करेगी इंक्रीज करेगी और लोअर ऑर्बिट में क्या करेगी डिक्रीज। क्योंकि पोटेंशियल सामने आया कैसे नहीं आएगा माइनस का आएगा ना, माइनस साइन आएगा तो जितना ज़्यादा है वो देखने में छोटा होता है एक्चुअली उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो नेट एनर्जी एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद कल करेंगे। ठीक है, इतने पे काम करके आइए।